सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। नाउ ये क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। सबसे पहले तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि सेक्रेटरी के बहुत सारे कंपनी के प्रति काम होते हैं। ठीक है, इसमें एक लिस्ट है, डिविडेंड या मिनट्स या रजिस्टर या जनरल मीटिंग एंड सो ऑन। तो जब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स नहीं थे तो कंपनीज एक्ट उस समय 1956 हुआ करता था। अभी कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 चल। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये इसलिए जरूरी था कि कायदे जो बनाए गए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तुमको एक क्लैरिटी लगता है। जैसे कि जब तुम फॉर्म भरते हो 10th से 11th का, तो गाइडलाइंस बड़े क्लियर है। एक तो तुम्हारा ऑनलाइन रहेगा, आधार कार्ड, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इसके बिना तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तो सेक्रेटरी के फॉर एग्जांपल मीटिंग्स के संदर्भ में जो काम है, अब कंपनीज एक्ट में, ठीक है, सेक्रेटरी का, कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन है? 2 सब सेक्शन 24। मीटिंग्स के सेक्शन अलग है, तो अलग अलग जगह है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक बाकायदा स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई ये मीटिंग्स के कायदे तुझे फॉलो करने हैं। जब एक पायलट एरोप्लेन में कॉकपिट में बैठता है तो उसके पास एक चेकलिस्ट रहता है। अभी ठंडी का टाइम है, दिसंबर, तुमने एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देखा होगा। तो एरोप्लेन क्रैश हुआ है बिकॉज विंग्स के ऊपर आइस थे, थोड़ा ऊपर गया और फट से नीचे। उसको डी आइसिंग नहीं हुआ था। डी आइसिंग मतलब उससे विंग से हटाना आइस। तो एक चेकलिस्ट फॉलो कर दिया, वो भूल गया होगा उस समय, ऐसे हो सकता है। वंस तुम्हारे पास एक चेकलिस्ट आ जाता है तो तुम कोई भी चीज मिस नहीं करोगे। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड्स एक प्रकार से जरूरी। द कंपनीज एक्ट में कंप्लायंस विद द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 and 2 मैंडेटरी। ठीक है ना, नॉर्मली जब स्टैंडर्ड आते हैं तो पहले 2 साल रिकमेंडेटरी रहते कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप फॉलो करो। 2 साल के बाद वो मैंडेटरी हो जाता है कि नहीं, अभी ये कंपलसरी तुमको फॉलो करना होगा। तो कंपनी के कई सारे प्रैक्टिसेस होते हैं। इंडिया में 12 लाख कंपनीज है। ठीक है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या करते हैं, एक हार्मोनाइज, सबके लिए नोटिस कितना, 21 डेज का। जो भी कंपनी है, मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग कितने दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है? 7 डेज। साल में कितने बार? 4 बार। तो एक बोलते ना, स्टैंडर्ड जैसे लाया तो कंप्लायंस, सेक्रेटरी ऐसा नहीं बोल सकती कि हम एक्ट में कंफ्यूजन था। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया क्या बोलेगा, हमने स्टैंडर्ड लाया, तुमने चेक किया, चेकलिस्ट हो गया ना वो एक प्रकार का। उसमें क्लियर गाइडेंस है, तुमको पहले नोटिस भेजना है, मीटिंग से पहले कोरम चेक करना है, चेयरमैन आया है कि नहीं चेक करना है, मीटिंग एडजर्न हुआ तो 1 हफ्ते बाद छुट्टी है कि नहीं, सेम डे सेम डेट सेम टाइम सेम प्लेस, मीटिंग का टाइम सवेरे 9 से 6। कंप्लायंस होना जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि एक क्लैरिटी आ जाता है। और 12 के 12 लाख कंपनीज, एक कंपनी में एक सेक्रेटरी जॉब छोड़ के दूसरे कंपनी में जाती है तो कायदे अलग थोड़ी मिलेंगे, कायदे एक ही होंगे। तो जो अपना फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इन लोग को भी इजी पड़ता है कि गाइडलाइंस अलग अलग रहे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अभी कैसे है ना, डिविडेंड ले लो। डिविडेंड के कायदे क्या है, डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर तुमको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। ठीक है, फिर रजिस्टर, रजिस्टर क्लियर कट है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, रजिस्टर ऑफ की मैनेजर पर्सनल, कहाँ रखना है? हेड ऑफिस में रखना है। शेयर्स और डिबेंचर्स के ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, सबके बाकायदा कायदे हैं। और जो बनाए हैं, जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स है, ठीक है ना,
तो जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड्स है एक बार रिव्यू जरूर करता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है, वक्त बदल रहा है। पहले नोटिस कागजी फॉर्म में भेजना पड़ता था, अभी किस फॉर्म में भेजते हैं? ईमेल फॉर्म में भेजते हैं। तो अभी व्हाट्सएप में तुम्हारे डॉक्यूमेंट, तुमको कोर्ट ने एक नोटिस व्हाट्सएप में भेजा, ठीक है, 2 ब्लू टिक आ गया, देन कोर्ट एज्यूम करेगा तुमको मिल गया, बाद में तुमने बोला रिसीव नहीं किया, नहीं देखा, नहीं चले। सो व्हाट्सएप के मैसेजेस, कॉल्स, कॉल मतलब जो भी फोटोग्राफ सब एडमिशेबल है अभी कोर्ट ऑफ लॉ, कायदे में बदलाव हुआ है। तुम्हारा लाइसेंस तुम डिजी लॉकर में दिखा सकते हो। ट्रैफिक पुलिस पहले बोलते थे नहीं हम नहीं मानते, फिर कोर्ट ने बोला नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा। अभी तुम लाइसेंस अपना जो कार्ड है ना, उसके बजाय डिजी लॉकर का जो है ना ऐप वाला, वो भी दिखा सकते हो। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस सब एक्सेप्ट करना पड़े। इफ मुझे फ्लाइट में जाना है, मैं प्रिंट नहीं करता अभी टिकट, ईमेल सब चलता है। पहले दो डबल लगता था कागज और ये, अभी नो नीड। आगे चलकर तुम्हारा बोर्डिंग पास भी इसमें आ जाएगा, शायद बैंगलोर में तो आ भी चुका है। तू गया होगा तो बोर्डिंग पास कागजी का फॉर्म में था कि इसमें था? बोर्डिंग पास जब एरोप्लेन में बोर्ड करते हैं तो बोर्डिंग पास जो रहता है वो कागजी फॉर्म में, अभी धीरे धीरे वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तुमको सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ रहा है, गवर्नमेंट के कम्युनिकेशंस भी अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो अभी तक 10 सेक्टरल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। तुम बोलोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 25-30 है, क्यों इतना ज्यादा? अकाउंट्स बहुत बड़ा है, सेक्रेटरी के काम कंपनीज एक्ट 2013 के संदर्भ में। अकाउंट्स में तो दुनिया भर का है, अमोलगमेशन और एब्जॉर्प्शन और कितना सारा उसमें वास्ट है। तो सेक्टरल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑन मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका क्या कायदा? अपन ने क्लियर देखा है, छोटा होगा स्टैंडर्ड, इसमें क्या लिखेंगे पहले? अच्छा, पहले नोटिस, कंपनीज एक्ट 56 में 7 दिन का नोटिस नहीं था, तुम नोटिस कभी भी भेजो। अभी क्या टाइम फ्रेम आ गया नोटिस का? 7 डेज पहले, पहले 7 डेज का नहीं था। तो ये लोग क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड है ये कायदे को थोड़ा और क्लियर कर देता है। अभी अंदर के डायमेंशंस क्या होंगे? एक्ट बोलता है नोटिस मस्ट बी सेंड 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग, बट अंदर का एक, इफ द डायरेक्टर इज नॉट इन इंडिया देन व्हाट टू डू, उतना डीप एक्ट नहीं जाएगा। तो ये क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या बोलेगा? वेर एवर द डायरेक्टर इज इन इंडिया, उसके घर पे लेटर भेज दो, दैट इज सफिशिएंट। समझ में आया? और अभी का सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या बोलेगा? इफ यू हैव सेंड द ईमेल, तुम्हारा काम हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक्ट को और क्लैरिटी देता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, क्योंकि यदि डायरेक्टर इंडिया में नहीं है और तुमने बोला नहीं तो भेज के फायदा क्या, और बाद में डायरेक्टर ने बोला कि मुझे नोटिस मिला नहीं, मीटिंग इनवैलिड है, तो इनवैलिड माना जाएगा। तुम्हारा जवाबदारी था भेजने का। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड्स जरूरी है। तुम जब जॉब करते हो तो एक्ट सिर्फ प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है, उसके कुछ प्रोसीजरल पार्ट भी रहते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब इनकम टैक्स एक्ट 61 क्या बोलता है? पैन नंबर इज कंपलसरी, बट प्रोसीजर, फॉर्म नंबर 49 है, 2 फोटोग्राफ, आधार कार्ड, वो सब थोड़ी एक्ट बताता है, वो इनकम टैक्स रूल्स 1962 बताता है। कंपनीज एक्ट के कहाँ रूल्स है? प्रोसीजरल पार्ट कहाँ है कंपनीज एक्ट के? रूल्स प्रोसीजर कहाँ है उसका अलग से बनाया? नहीं। तो ये स्टैंडर्ड्स इजी कर देते हैं। फिर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ऑन जनरल मीटिंग, वो तो हमने ऑलरेडी मीटिंग्स का चैप्टर देखा ही है। उसमें कितना सारा कायदा है, बिफोर द डेट ऑफ 21 डेज था। अच्छा, कंपनीज एक्ट 56 में कायदा क्या था कि मीटिंग वर्किंग डे में होना चाहिए, छुट्टी में नहीं, बस इतना था। कंपनीज एक्ट 2013 में कायदा बदल गया है, क्या आया है? सवेरे 9 से शाम को 6, ये टाइम फ्रेम के अंदर ही मीटिंग होना चाहिए भाई। ये नए कायदे हैं। सो ये कैसे होता है? एक सिंपल सी बात है, तुम एरोप्लेन में पायलट के तौर पर बैठे हो, तुम्हारा चेकलिस्ट क्या होगा कि डी आइसिंग हुआ है कि नहीं? ठीक है, पायलट ज्यादा जानेगा उसके बारे में कि इंजन उतना देर चल रहा है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूल कैलकुलेशन, कितना फ्यूल है? फ्यूल पता है उसमें, जब उड़ता है ना फ्यूल एरोप्लेन, उसका फ्यूल अलग कैलकुलेशन रहता है और पहुंचने का अलग रहता है, क्योंकि उतना जलता है ना,
पहुंचते पहुंचते फ्यूल कम हो जाएगा। तो ये लोग को सब कैलकुलेशन लेके रखना पड़ता है। इसलिए यदि प्लेन उड़ा और 1 मिनट में नीचे उतरना है तो इतना वजन के साथ एरोप्लेन नहीं उड़ता, तो उसको जो क्रूड ऑयल हवा से जमीन में फेंकना पड़ता है, ऊपर से फेंकना पड़ता है नीचे, क्योंकि उतने वजन में वो लैंड नहीं कर सकता तुरंत। तो ये सब कैलकुलेशंस, चेकलिस्ट, इसलिए मैथ्स फिजिक्स लगता है। तुमको पता है ना, पायलट बनने के लिए आई थिंक 12th में फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, जहां तक मेरा नॉलेज है। उसके बिना तुम पायलट नहीं बन सकते। कॉमर्स का आदमी विदाउट मैथ्स नहीं बन सकता। फिजिक्स और मैथ्स मेन चीज, तुमको डायनेमिक्स पता होना चाहिए। तो ये सब चेकलिस्ट में आता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्टरल स्टैंडर्ड ऑन डिविडेंड। इसमें भी डिविडेंड कितने प्रकार के, कैश मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर या बोनस शेयर्स। पहले डिविडेंड वारंट आता था, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। उसमें भी एक इंटरिम डिविडेंड हुआ, फाइनल डिविडेंड हुआ, बोनस शेयर्स हुआ, प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ। कहाँ पे रिकमेंड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। डिक्लेयर कहाँ पे होगा, एनुअल जनरल मीटिंग। कितने टाइम में ट्रांसफर करना होगा, 5 दिन। कितने दिन में पे करना होगा, 30 डेज। नहीं पे किया तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अनपेड डिविडेंड। कितने टाइम के अंदर, 1 महीने। उसके बाद कितने साल रहेगा, 7 साल। उसमें से 6.5 साल के बाद लेटर लिखो। फिर 7 साल बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। डिविडेंड खुद एक बड़ा, ये सब 12th के चैप्टर्स। तो अपने को लगता है डिविडेंड में क्या, डिविडेंड में खुद एक 50 पेज बन सकता है। क्योंकि डिविडेंड का रिकमेंडेशन, थिंकिंग फंक्शन, डिक्लेरेशन, उसके बाद एग्जीक्यूशन, मीटिंग्स, प्रोसीजर्स सब आ जाता है। मतलब ये इतना डीप है कि अपने को स्टैंडर्ड लगेगा ही। एक प्रकार का सेक्रेटरी के लिए चेकलिस्ट होता है। रजिस्टर, पहली बात तो कौन कौन से रजिस्टर किस फॉर्म में, कंप्यूटराइज फॉर्म में चलेगा कि नहीं, कहाँ पे, ये सब इसमें आ जाता है। मिनट्स, पहले मिनट्स का क्या कायदा था, कितने दिन के अंदर रखना पड़ता था, 30 डेज के अंदर बनाना पड़ता था। अभी 15 डेज। उसमें कायदे, मिनट्स के तो कायदे और भी ज्यादा सख्त है। तुम हाथ से लिख ही नहीं सकते, पेजेस सीरियल नंबर्ड कुछ चिपका नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में होगा। फिर ये सब 12th में, ट्रांसफर बाय डिबेंचर, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन रिसेंटली आया है। कॉमन सील कहाँ कहाँ होगा, फॉर शेयर जब्ती के प्रोसीजर क्या होगा, बोर्ड रिपोर्ट, ये एनुअल जनरल मीटिंग से पहले जो नोटिस भेजा जाता है उसके साथ में एनुअल रिपोर्ट रहता है, उसके अंदर आता है। ये सब समझ में आया। तो फिलहाल 10 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स है। एस जो पहला और दूसरा 1 पर्सन कंपनी के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्टर है। एसएस3 इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये एलआईसी पे लागू नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। तुमको नोटिफिकेशन में लिस्ट ऑफ कंपनीज के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है। मतलब ये जो कंपनी लॉ प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके लिए है। तुमको सिर्फ इतना जानना है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो कंपनीज एक्ट को बाईपास नहीं करेंगे, उसको और क्लैरिटी देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरी को इजी पड़ेगा मीटिंग बुलाने से पहले एक बार सेक्रेटरी स्टैंडर्ड देख ले, तो एक चेकलिस्ट बन जाता है, कुछ मिस तो नहीं हो गया। क्योंकि एजीएम का कायदा क्या है, 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या कायदा, पेनल्टी कितना है, 1 लाख रुपए, और दिन का कितना, 5,000। सेक्रेटरी की मैनेजरिंग पर्सनल में आती है। की मैनेजर पर्सनल का मैंने सेक्शन बताया था। दो, तुमने 2 मैच में लगातार 51 रन किए, 2 सबसेक्शन 51। चलो एक रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तुम इंडिया में सारे सेक्शंस का कौन से इसमें आता है, डेफिनेशन 2 में आता है। तुम जब 10 साल के थे, तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना था, ये बोर्ड हुआ। फिर क्या बताया था मैंने, तुम सेक्रेटरी बने टू सबसे 24 एज में। 10 साल बाद तुम डायरेक्टर बने। उसके 20 साल बाद तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बने। लेकिन 1 साल पहले तुमने मैनेजर का काम किया। ठीक 40 साल बाद टू सबसेक्शन 94 तुम होल टाइम डायरेक्टर। और फिर की मैनेजर पर्सनल, तुमने 2 मैच में लगातार 51, तुम की क्रिकेट टीम के प्लेयर हो। 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन लिखो ना, एग्जाम में जरूर लिखना। तो ऐसे तुम कर सकते हो। तो सेक्शंस ऑफ कंपनीज लॉ और सेबी के गाइडलाइंस और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, ये तीनों का नॉलेज सेक्रेटरी से एक्सपेक्टेड है। मीटिंग से पहले भाई स्टैंडर्ड देख ले और फिर बुलाए। कुछ कम ज्यादा लेट हो गया तो पेनल्टी। पेनल्टी कंपनी को ही नहीं बैठता, केएमपी हर एक को बैठता है। मतलब ऑफिसर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर सब लटकेंगे, सबको फाइन भरना पड़ेगा। आया समझ में। तो यहाँ पे
सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड खत्म हो।